नमस्कार, जय श्री राम। बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो भी प्रशिक्षणार्थी हैं, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो, चाहे वो बीएड 1 ईयर का है, चाहे वो बीएड 2 ईयर का है, चाहे वो बीएससी बीएड 3 ईयर का है, बीएससी बीएड 4 ईयर का है, या बीए बीएड 3 ईयर का है, या बीए बीएड 4 ईयर का है, सभी के लिए इंटर्नशिप डायरी रहती है जो एक समान होती है। उन वो सभी प्रशिक्षणार्थी ध्यान दें, अपनी इंटर्नशिप डायरी को इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो आज अपनी वीडियो के दौरान डायरी रहेगी, वो इंटर्नशिप डायरी रहेगी। स्कूल में जो आपकी इंटर्नशिप जो बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड थर्ड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में 28 डेज की जो इंटर्नशिप होती है, यानी 4 उसमें संडे काउंट होते हैं और 24 वर्क डे होते हैं। तो 24 वर्क डे के अंतर्गत आपको ये डायरी कंप्लीट करनी होती है। उसके अलावा जो 96 डेज की जो होती है बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर इनके लिए, तो उनके लिए भी ये इंटर्नशिप डायरी बनानी होती है। तो ये पूरी पूरी डायरी है वो स्कूल के अंतर्गत जो स्कूल के जितने भी दस्तावेज हैं, जो इंटरनल जो कार्य होता है ऑफिशियली जिसको अपने कहते हैं, उससे संबंधित होती हैं। आपके शिक्षण कार्य से कुछ इसमें रिलेटिव रहता है। तो इस प्रकार इस डायरी को हम कैसे बनाएं, ये कंप्लीट आप इस वीडियो के अंतर्गत देखें, अपनी डायरी को आप बना सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप न करें, ताकि आप पूरी डायरी अच्छी प्रकार से तैयार कर सकें, किसी प्रकार की गलती न हो। तो इसलिए आप यदि आपने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो समय समय पे आते रहते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा जो आपके साथी हैं जो इंटर्नशिप डायरी संबंधी तमाम जो इस प्रकार के डायरियों संबंधी जो उनके पास कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है या नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको भी ये शेयर करें ताकि वो भी अपनी डायरी बना लेवें। चलो चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि विद्यालय अध्यापकों के समुदाय के लोगों विद्यार्थियों से अंत्य क्रिया आधारित एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी होती है, जो इस डायरी में यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों के आपको प्रत्युत्तर आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अध्यापक का नाम, आप अपना नाम लिख देंगे, पिता का नाम लिख देंगे, और उसके बाद आप किस विद्यालय में आप की इंटर्नशिप चल रही है उस विद्यालय का नाम लिख देंगे और आपकी योग्यता लिख देंगे। इसमें सामान्यतः जो डिटेल दी गई है उसको आप भरें कि आप यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए या नौकरी मिल गई इसलिए आए। तो आप इससे संबंधित आपको यहाँ पे भरना है। आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? कक्षा में जब बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? आप कक्षा में पहले शिक्षण हेतु कोई योजना बनाते हैं? ये तमाम आप इससे संबंधित यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से समन्वय रखते हैं? क्या आप अपने विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देते हैं? गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं? कमजोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं? उसके बाद शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करते हैं? अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा इस संदर्भ में पुस्तकों का अध्ययन करते हैं? उसके अलावा आगे नेक्स्ट सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं? अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं? विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं? उसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठकों में भाग लेते हैं? इसके अलावा भी कुछ और पर्सन आप जोड़ना चाहते तो इसमें आप जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये आप इनसे संबंधित तमाम जानकारी है वो आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने जाते हैं तो यहाँ पे उसी प्रकार आपका प्रपत्र फिर आता है कि एक अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है, उससे संबंधित ये पूरी रिपोर्ट आपको बनानी होती है। ये रिपोर्ट तैयार करनी है आपको। इसमें साक्षात के लिए जाने वाले दिन को यहाँ पे लिखना है। उसमें जो भी आप जिसके साक्षात्कार होता है तो जिस दिन कार्य करते हैं उसी का यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद अपना परिचय दे देना है, आपका नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता आपकी, विद्यालय का नाम और इस प्रकार शिक्षण अनुभव यहाँ पे आपको लिख लेना है। अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार आपको यहाँ लिख, जैसे यहाँ पे लिखे शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार, यह व्यवस्था सामाजिक मान सम्मान युक्त एवं भ्रष्टाचार रहित है। वे इसी व्यवसाय में आना चाहते थे, इसलिए अन्य सभी क्षेत्रों में बजाय शिक्षण कार्य को ही प्राथमिकता दी और वे बच्चों को शिक्षित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे। इस प्रकार ये अपना जवाब आप लिख लोगे। अध्यापक के कक्ष में बच्चों से अंत्यक्रिया संबंधी विचार, उनका मानना है कि बच्चों की सहज प्रवृत्ति होती है और वे शुरुआत में समायोजन में हिचकिचाते हैं, किंतु बाद में उनकी जिज्ञासा कक्षा वातावरण को रुचिकर बना देती है। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे लिख लेना है।
उसके बाद है विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार आता है। तो यहाँ विद्यालय में जो अधिकतर बच्चे अपने किसान मजदूर वर्ग के होते हैं, तो उनकी मानसिक शारीरिक और शैक्षिक दृष्टि से सहायता करनी चाहिए। बच्चों का शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाकर ही हम उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने को लिखना है। उसके बाद विद्यार्थियों के अभिभावकों से किए जाने वाले संपर्क संबंधी विचार। तो यहाँ विद्यालय में जो विद्यार्थियों के अभिभावकों व अध्यापकों द्वारा समय समय पर जो उचित बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है तथा बच्चों की कमजोरियों का पता लगाकर उनका समाधान करने को कहा जाता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार। शिक्षक वही है जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर हो। एक शिक्षक को हमेशा अपने अंदर के विद्यार्थी को सजग। उसके बाद शाला प्रधान व अन्य साथियों से समन्वय संबंधी विचार आपको यहाँ पे लिखने। प्रत्येक जगह यथा समाज विद्यालय राज्य देश सभी आपसी समन्वय से चलता है और ठीक उसी प्रकार विद्यालय परिवार भी। तो इस प्रकार अपने को ये कर लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे अपने जाएंगे तो उसी का रहा हुआ हिस्सा है अपने यहाँ पे लिख लेंगे। समन्वय से चलता है ठीक उसी प्रकार विद्यालय के सभी अध्यापक आपसी विचार विमर्श शांति व सहयोग का व्यवहार रखते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार। तो विद्यालय में शिक्षक तथा अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है जो कि विद्यालय तथा समाज को आपस में जोड़ता है और इससे विद्यालय की तथा बच्चों की समस्त अपने व्यवस्थाओं तथा कमियों का पता चलता है अतः उसका निवारण भी होता है। तो इस तमाम समस्याओं का पता चल के उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार। सरकार की जो शिक्षा संबंधित योजनाओं से पूर्णतया प्रभावित है लेकिन बार बार परिवर्तन से शैक्षिक नीतियों पर प्रभाव पड़ता है। विद्यालय समय परिवर्तन परीक्षा समय आयोजन अवकाश आदि व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं लेकिन समय समय परिवर्तन भी जरूरी है। उसके बाद आगे इसका अपने सारांश है वो अपने को आप इसका सारांश अपने को लिख देना है और आप सारांश लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद अगली जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आती है अभिभावक समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया। यानी अभिभावक और समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अपने को क्या करना है कि आप एक विद्यार्थी के अभिभावक तथा समुदाय किसी व्यक्ति से निम्नलिखित प्रश्न पूछ के उसकी पूरी रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। आप अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, उस पर पूरी डिटेल देने के बाद आपको इन प्रश्नों पे जाना है। क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय के को समझे चल सकता है? तो ये यहाँ अपने को उससे संबंधित अपने लिखना है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता, यानी संभव नहीं है। आपका विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? तो उसमें भी अपना योगदान से संबंधित अपने को यहाँ पे लिख लेना है। क्या आप एक नागरिक के रूप में विद्यालय के प्रति कोई जिम्मेदारी रखते हैं? यदि हाँ तो क्या आप, यदि कुछ जिम्मेदारी है तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, स्वाभाविक सी बात है, तो इसका सहयोग करना चाहिए। उसके बाद अगला है क्या विद्यालय के रूप में विद्यालय के प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझते हैं? हाँ, जी हाँ, मैं विद्यालय के प्रत्येक कार्य में अपना सहयोग करने को तत्पर रहता हूँ। क्या विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को समुदाय के किसी कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं? तो इसके बारे में आपने बताया कि यहाँ इस प्रकार के अपने उनको करते रहते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। क्या आप विद्यालय के प्रधान समुदाय के कार्यक्रम थे? उसके बाद छठा है क्या आप विद्यालय के अध्यापकों में निरंतर संपर्क में रहते हैं? तो ये भी अपने को क्या आप विद्यालय के अच्छे कार्यों हेतु उनकी प्रशंसा करते हैं? तो ये भी अपने को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो यहाँ 8वां आगे नेक्स्ट अपने उसका क्या विद्यालय में किसी कमजोर पक्ष को सुधारने के दृष्टिकोण से प्रधानाध्यापक जी अध्यापक जी को आग्रह करते हैं? तो ये भी इसके बारे में आपको लिख लेना है। क्या विद्यालय अभिभावक समिति विद्यालय प्रबंध समिति सदस्य यदि हो तो निरंतर बैठक में भाग लेते हैं? जी हाँ, मैं समय समय पर विद्यालय में बैठक में भाग लेता हूँ। तो आप विद्यालय के विकास हेतु समुदाय में अपने अन्य साथियों की मदद लेते हैं? तो उसके बारे में आपको यहाँ लिख लेना है। भी अपने बीच में जो भी कार्य होते हैं उन सभी का आग्रह करते हैं। यदि विद्यालय को धन की आवश्यकता हो तो भामाशाह को तैयार करने में विद्यालय की मदद करते हैं? तो इसमें भी आपको भामाशाह को तैयार करने के लिए अपने को समय समय पर सहयोग करते रहना चाहिए। क्या आप यह मानते हैं कि विद्यालय अपने समाज का ही अंग है जिसके बिना समुदाय अधूरा है? तो ये भी अपने को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद क्या आप ऐसी क्या योजना सोचते हैं कि विद्यालय और समुदाय का निरंतर सहयोग बना सकें? तो इस बारे में अपने को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगला आता है जो आधार पर रिपोर्ट जो बनानी है उस समुदाय व्यक्ति विद्यालय पर शिक्षा प्रति क्या सोच है? रिपोर्ट लेखन के निम्नलिखित आपको इसके बाद रिपोर्ट लिखनी है। आगे नेक्स्ट रिपोर्ट आती है वो यहाँ अपनी सामान्य जानकारी लिखिए। समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सोच क्या है वो यहाँ पे आप रिपोर्ट के रूप में आपको लिख लोगे। उसके बाद
उसका नेक्स्ट है समुदाय के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए विद्यालय वातावरण का रख रखाव भी जरूरी है। उसके बाद तीसरा, समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं गतिविधियों के प्रति विचार। इनका विचार है कि विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे और अच्छी शिक्षा मिले तथा कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से सहयोग की जहाँ जरूरत होती है तो वहाँ सहयोग हो, और इसे बेझिझक इसे अवगत करवाया जाना चाहिए, समस्या का समाधान हो सकता है। उसके बाद अगला है, समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में उन्नयन के प्रति विचार है। समुदाय के इन अभिभावक से बातचीत के अनुसार पता चला कि आप गांव के प्रत्येक अभिभावक या विद्यालय गतिविधियों व प्रत्येक प्रकार के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, विद्यालय के प्रति समर्पित हैं। उसके बाद अगला, समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी के प्रति सोच। तो विद्यालय के लिए खुद से हमेशा तैयार रहते हैं, समर्पित रखते हैं। इनका कहना है कि गांव का प्रत्येक नागरिक विद्यालय गतिविधि में अपनी भागीदारी निभाए तथा भाग लेवे, ताकि वह प्रत्येक प्रकार की विद्यालय जानकारी व जरूरत से अवगत हो। इसके बाद आगे, समुदाय के व्यक्ति का अध्यापक अध्यापन व्यवसाय के प्रति विचार। जो यहाँ इनका मानना है कि प्रत्येक अध्यापक बिना किसी तरह की चिंता के पढ़ाएं और किसी वस्तु या शिक्षण सामग्री की जरूरत हो तो तुरंत हमें अवगत कराएं, ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए और शिक्षक को कोई परेशानी न हो। इसके बाद इसका सारांश अपने को यहाँ लिख देना, जो अपने लिखना है उसका सारांश यानी उसका निचोड़ अपने को यहाँ लिख देना, जिस प्रकार यहाँ पे ये लिखा गया है, जिम्मेदारी निभाते हैं, तो इस प्रकार अपने को लिख लेना है। उसके बाद आता है विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया। हाँ, इसकी विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया रिपोर्ट अपने विद्यार्थी के साथ किए जाने वाले साक्षात्कार प्रारूप है। यहाँ आप अपन जो आपका विवरण लिख दोगे उसके बाद आपको उसके आंसर आपको रखने हैं, बच्चे से पूछना आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं, तो इसके बारे में विद्यार्थी क्या कहता है उसी के विचार यहाँ लिखने। यहाँ आपके नहीं लिखने हैं, जो भी आप रिपोर्ट जहाँ से बना रहे हैं तो उसके एक्चुअल वहाँ के डाटा लेने हैं आपको। विद्यालय के अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं, इसके बारे में आप लिख लें। उसके बाद विद्यालय के अध्यापक आपसे सुख दुख का ख्याल रखते हैं, ये भी लिख लें। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं, ये भी लिख लें। विद्यालय के अध्यापक शिक्षण के दौरान विषय वस्तु स्पष्टीकरण हेतु विद्यार्थियों में चर्चा करते हैं, ये लिख लें। विद्यालय के अध्यापक बच्चों के कमजोर पक्ष को सुधारने हेतु उनसे चर्चा करते हैं, ये भी आप अच्छी प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद विद्यालय के अध्यापक विद्यालय के खाली समय में हर बालक की समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके बारे में आप लिख लेंगे। विद्यालय के बालकों के विकास हेतु उनके अभिभावकों से भी चर्चा करते हैं, तो ये बच्चे से पूछ से बच्चे जो रिकॉर्ड जो डाटा आते हैं वो यहाँ पर लिख लोगे। विद्यालय के अध्यापक बालक के व्यक्तिगत शैक्षिक उन्नयन हेतु उनका निर्देशन परामर्श करते हैं, तो ये लिख लोगे। विद्यालय के अध्यापक बालक के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि हेतु समस्या पर चर्चा करते हैं, ये आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद विद्यालय में विद्यार्थियों की रुचि को परखने के अवसर मिलते हैं, ये लिख लोगे। विद्यालय के अध्यापक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में भाग लेते हैं, प्रेरित करते हैं। भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं क्या, उस बच्चे जो भी बच्चे से संबंधित आता है वो यहाँ पर लिख लोगे। विद्यालय के अध्यापक एवं खेल मैदान में विद्यार्थियों के साथ भाग लेते हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आपस में चर्चा करने में पर्याप्त अवसर मिलता है, तो ये आप क्या बताया बच्चे ने वो आप यहाँ लिख लोगे। उसके बाद इसकी रिपोर्ट आपको बनानी है, तो रिपोर्ट में आप वही अपना डाटा लिख के और उसके बाद इसकी रिपोर्ट में बालक के विद्यालय के प्रति विचार क्या थे, यानी उन्होंने क्या विचार व्यक्त किए यहाँ पे। उसके बाद बालक के कक्षा की अंतःक्रिया संबंधी विचार है, तो उसके अंतःक्रिया संबंधी क्या विचार है आप अपने को लिख लेना। विद्यार्थी के अनुसार कक्षा का माहौल बहुत अच्छा है, जहाँ बच्चे अंतःक्रिया संबंधित गतिविधियों को अच्छे से करते हैं, जहाँ कक्षा में प्रत्येक शिक्षा संबंधित बिंदु पर सामूहिक चर्चा करते हैं और शिक्षक का सहयोग लेते हैं। बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार। विद्यार्थी का साक्षात्कार लेने के बाद यह समझ में आता है कि प्रत्येक शिक्षक हर प्रकार से कक्षा में मौजूद प्रत्येक बालक पर ध्यान देते हैं तथा प्रत्येक बालक को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार हैं। विद्यार्थी से हुई बातचीत के आधार पर पता चलता है कि बच्चों का विद्यालय के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान है। बच्चे विद्यालय के सफल वातावरण में अपना पूरा योगदान देते हैं तथा शिक्षा विद्यालय के प्रति सजग हैं। उसके बाद बालक के शिक्षा जगत के प्रति विचार। बालक का शिक्षा जगत के प्रति क्या विचार है। बच्चों का मानना है कि बिना शिक्षा के वे कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, अतः वे शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर रोज विद्यालय आते हैं तथा शिक्षक द्वारा दी जाने वाली शिक्षा
वह शिक्षा संबंधित कार्यों का समय पर पूरा करते हैं। उसके बाद सारांश अपने इसका लिख लेंगे। विद्यार्थी साक्षात्कार के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे स्वयं रुचि रखते हैं पढ़ने में तथा विद्यालय जाने में, और वे पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में होने वाले प्रत्येक समारोह व प्रत्येक प्रकार की गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी इन कार्यों में अहम योगदान होता है। शिक्षक बच्चों के साथ कार्य करके या खेल खेल कर उन्हें सिखाते हैं तथा प्रेरित करते हैं। शिक्षक बच्चों के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। तो इस प्रकार ये आप इसका सारांश लिख लोगे। उसके बाद खंड 2 आता है, किसी गांव समुदाय में अवलोकन की रिपोर्ट। यानी वहां आपको किसी गांव या समुदाय में अवलोकन की रिपोर्ट आपको करनी होती है, तो वो आपको यहाँ ये लिखना है। इस खंड के अंतर्गत आपको किसी एक गांव का चयन करना है और उस गांव का निम्नलिखित बिंदुओं संदर्भ में अवलोकन, यानी आप कोई भी जो भी गांव का चयन कीजिए और उस गांव में आपको जाकर के उसकी पूरी आपको यहाँ पे रिपोर्ट तैयार करनी है। गांव का नाम लिखिए, कौन से गांव में गए आप, पंचायत लिखो, तहसील लिखो, जिला लिखो और राज्य लिखो। उसके बाद गाँव की आबादी लिखो कितनी है, गाँव के पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी है, शैक्षिक स्थिति परिवार कैसे, साक्षरता दर क्या है उसकी वो लिखो आप। विद्यालय की संख्या कितने, वहाँ कितने विद्यालय चल रहे हैं, निजी है तो वो सरकारी, आंगनबाड़ी केंद्र कितने चल रहे हैं, किसी एनजीओ द्वारा संचालित कोई है, विभिन्न जातियों की संख्या कितनी है, प्रत्येक जाति में जनसंख्या कितनी है और जातिवाद शिक्षा की दर कितनी है, गाँव में मंदिर कितने हैं, मस्जिद कितने हैं, चर्च कितने हैं, अन्य कितने हैं, ये उसके बारे में आपको लिख देना है। शिक्षित लोग किस प्रकार गांव में अपनी भूमिका निभाते हैं उसके बारे में आप गांव के विकास में सहयोग करते हैं, ये आप लिख लोगे। उसके गांव की भौगोलिक पृष्ठभूमि जो भी होगी यहाँ चतुष्कोण या रेतीली, जो भी जिस प्रकार की भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आपको लिख देना है। गांव का भौतिक स्वरूप भी आपको लिखना है, कितनी जमीन उपजाऊ है, कितनी अनुपजाऊ है, कृषक परिवार खेती क्या करते हैं या नहीं है, गांव में पानी की आवक है या नहीं है, अन्य गांव शहरों के संपर्क रोड इसके बारे में लिखना है, गांव शहरों संपर्क साधन है या नहीं है, गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप आपको लिखना है। क्या इसके अंतर्गत सभी समाज के लोग अपने त्योहार मनाते हैं, तो यहाँ आपको सभी साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। इसमें भाईचारा कैसा है, अच्छा है, एक दूसरे के आना जाना रहता है या नहीं रहता है, सब एक दूसरे से यहाँ आते हैं और जाते हैं, दूसरों के सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं नहीं, जी हाँ, प्रत्येक समान समाज के लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति लगाव कितना है, यहाँ पे भी आप लिख लोगे आपकी संस्कृति के प्रति कितना लगाव रखते हैं। उसके बाद आधुनिकता के पीछे कितना भाग रहे हैं, यानी जरूरत के अनुसार बदलाव हुए हैं या नहीं, आधुनिकता को अपनाने के बावजूद भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं या नहीं है, यहाँ पे भी अपनी संस्कृति को अपनाते हैं। समाज में लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनता व भाईचारा कितना है, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लोगे। गांव की आर्थिक स्थिति, गांव की आर्थिक स्थिति मुख्यतः किस पर निर्भर है, कृषि, नौकरी, मजदूरी, श्रम रोजगार, फैक्ट्री, घरेलू, गांव के पलायन किए हुए लोग यानी धन भेजते हैं या गांव में केवल बुजुर्ग ही बचे हैं, अर्थात सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए लिखना है कि धन का आवागमन किस प्रकार चलता है और अर्थ की दृष्टि से गाँव की समानता किसने है। तो यहाँ अपने को यहाँ पे लिखना है गाँव की आर्थिक दृष्टि से धन संपन्न है और यहाँ ज़्यादातर लोग शिक्षित भी हैं और खेती करते हैं, तथा बहुत सारे सरकारी नौकरी में भी कार्यरत हैं, तथा बहुत सारों का प्राइवेट कार्य भी है और ये कार्यशील जनता है। सारांश में आपको लिखना है उपरोक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपने अवलोकन किया उसी के आधार पर हर क्षेत्र में लिखना है। अंत में सारांश में यह लिखना है कि समग्र रूप से गांव किस रूप से एक देश का प्रतिबिंब होता है और किस तरह देश की माला की एक मजबूत कड़ी है और यदि कमजोर है तो उसके क्या कारण है। ये इससे संबंधित यानी इसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे लिखना है। तो जानकारी के आधार पर ये गाँव की देश की मजबूत बनाने से अहम भूमिका होती है। एक गांव देश का वह मजबूत सहारा या समाधान होता है जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देता है। आर्थिक सहयोग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। गांव के लोग कृषि पशुपालन करते हैं तथा कृषि से प्राप्त आय से अन्य जरूरतें पूरी करते हैं और हमारे देश के प्रत्येक कोने कोने में या अनाज से लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं, पहनने से कपड़े तथा दूध दही आदि जरूरतें जो आपकी सामान्य जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती है। प्रत्येक शिक्षित शहरों व जनसंख्या को सरकारी पदों पर आसीन है। तो इस प्रकार अपने को ये पूरा विवरण यहाँ सामाजिक सहयोग आपको लिख लेना है, सामाजिक सहयोग से संबंधित यहाँ लिख लेना है। इस प्रकार लेकर संस्कृति को बचाने से लेकर के बनाए रखते हैं से कार्य ग्रामीण लोग करते हैं। वर्तमान समय में आधुनिकता इतनी बढ़ गई है कि शहरी जनता व शिक्षित वर्ग अपनी संस्कृति को तहस नहस कर रहे हैं। तो इस सब के बीच अगर कोई अपनी संस्कृति को जीवित रखता है तो वह है गांव। ग्रामीण लोग आधुनिकता में रहकर भी अपनी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। यानी गांव को देख कर पता चलता है कि
किसी भी नए काम को करने के लिए पुराने काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, अतः देश के प्रत्येक क्षेत्र में विकास में गांव के अहम योगदान है। तो इस प्रकार अपने को इसके बारे में लिख लेना है। उसके बाद खंड 3 आता है, यानी तीसरा आता है विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट। अब यहाँ आपको केवल विद्यालय की अवलोकन रिपोर्ट बनानी है। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे विद्यालय को एक समग्र संस्थान के रूप में समझें, विद्यालय की संपूर्ण गतिविधि के बारे में जानकारी प्राप्त सके, उनके भागीदार कर सके, संपूर्ण विद्यालय को एक इकाई के रूप में समझें, प्रशिक्षु यह समझें कि उन्हें किसी भी गतिविधि का प्रभारी बनाने पर वे कैसे कुशलता से उसको संचालित करेंगे और विद्यालय के उन्नयन में आपकी सहभागिता सुनिश्चित कर सकेंगे। तो ये तमाम आप ये रिपोर्ट है वो तैयार कर, विद्यालय का नाम लिख लो, जो भी आप यहाँ सामान्य डिटेल आप भर दीजिए। उसके बाद नाम, कर्मचारी, अध्यापक, ये कॉलम आपको भरना है। यहाँ जो भी कर्मचारी है, पद क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसका अनुभव कितना है, यहाँ पे लिख लोगे। विद्यालय की स्थापना, इतिहास, विद्यालय के भौगोलिक परिवेश, विद्यालय समाज सांस्कृतिक वातावरण, ये सारी एंट्री आपको विद्यालय संबंधित भरनी है। यहाँ पे विवरण उपलब्ध है, कक्षा कक्ष है कितने हैं, बरामदा, प्रधानाध्यापक कक्ष, ये स्थिति कैसी है, अपेक्षित सुधार में यदि कोई आपको लगे तो यहाँ टिप्पणी आप कर सकते हैं। उसके बाद चार दीवारी के बारे में आपको लिखना है, खेल मैदान के बारे में लिखना है, कक्षा कक्ष के बारे में लिखना है, आंगनबाड़ी के बारे में, कंप्यूटर कक्ष के बारे में, पुस्तकालय कक्ष के बारे में, सभा कक्ष के बारे में यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति आपको लिखना है। विद्यालय का भवन स्वयं का है या नहीं है, विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों तो विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है या नहीं है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं है, विभिन्न कक्षा कक्षों में बैठने की व्यवस्था एवं संसाधनों तथा स्थिति प्रत्येक वर्णन के साथ यहाँ पे टिप्पणी करें। दरी, पट्टी, प्लेट, टेबल, कुर्सी, डेस्क आदि सभी यहाँ पे है या नहीं है। उसके बाद विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर वर्णन टिप्पणी के बारे में यहाँ करना है। क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है, क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है, यदि हाँ तो नलकूप, हेडपंप, ये हेडपंप, कुआ, अन्य रख रखाव, सफाई, उपयोग स्थिति टिप्पणी करनी है आपको यहाँ। तो यहाँ विद्यालय में सफाई व्यवस्था टिप्पणी करनी है। यहाँ पे यहाँ से सफाई होती है नहीं होती है उसके बारे में आपको लिखना है। विद्यालय में फर्स्ट एवं बॉक्स उपलब्ध है, हाँ, इसके बारे में लिखना है आपको। विद्यालय क्या भवन आपदा प्रबंधन से उपाय जैसे अग्निशमन यंत्र, भूकंप रोधी भवन आदि आपदा प्रबंधन शिक्षक विद्यार्थियों में जागरूकता टिप्पणी लिखी यहाँ पे आपको लिखना। क्या ऐसी कोई बच्चों में जागरूकता है या नहीं उसके बारे में बच्चे को ट्रेनिंग दी गई या नहीं है। विद्यालय में शौचालय व्यवस्था आपको लिखना है। बालकों का अलग से लिखना है, बालिकाओं का अलग से लिखना है, महिला शिक्षक का लिखना है, पुरुष शिक्षक का लिखना है। क्या ये चार प्रकार के अलग अलग रूप से बने हुए हैं या नहीं। विद्यालय में विद्यालय वाटिका है, यदि हाँ तो रख रखाव से टिप्पणी आपको विद्यालय वाटिका उसकी रख रखाव की भी अच्छा होता है। उसके बाद आगे आपको क्या लिखना है, विद्यालय में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की व्यवस्था कैसी है वो भी आपको लिखनी है। यदि हाँ तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था टिप्पणी आपको यहाँ करनी है, कैसा बनता है एक्चुअल में आपको भोजन को चेक करके यहाँ पे लिखना है। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों शिक्षकों की भागीदारी गतिविधियों पर टिप्पणी करनी है। यहाँ पे प्रार्थना सभा के अंतर्गत शिक्षकों की क्या भागीदारी रहती है, उसी भागीदारी से संबंधित अपना। विद्यालय में उत्सव पर्व जातियों के आयोजन पर टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी है। विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक के बारे में होती है नहीं। विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड की उपलब्धता है या नहीं है, यदि हाँ तो उसका उपयोग की स्थिति किस प्रकार की है, तो ये आपको यदि है यानी ब्लैक बोर्ड हो सकता है, श्यामपट हो सकता है, लेकिन वास्तव में उस वो है किस हालात में उसके बारे में आपको लिखना है। विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं है, यदि हाँ तो पुस्तकों की संख्या कितनी है उसके बारे में एक्चुअल लिखना है। प्रतिमा विद्यार्थियों और शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या आपको लिखनी है। क्या समय सारणी के में पुस्तकालय काला सेतु व्यवस्था है या नहीं है, पुस्तकालय उपयोग को टिप्पणी आपको यहाँ पे करनी है। विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड यहाँ लगा है या नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। विद्यालय में कंप्यूटर है या नहीं है, यदि हाँ तो कंप्यूटर की संख्या उनकी टिप्पणी इन पे करना है। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, यदि इंटरनेट के उपयोग पर टिप्पणी लिखनी है आपको। विद्यालय में उपलब्ध खेल सामग्री का विवरण उपयोग और टिप्पणी आपको यहाँ लिखते हैं। विद्यार्थियों को दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के नाम एवं गत स्तर में लाभान्वितों की संख्या आपको यहाँ बतानी है। छात्रा क्या छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु विद्यार्थियों के बैंक खाते खोले गए या नहीं है। विद्यालय को प्राप्त अनुदानों का विवरण आपको यहाँ पर लिखना। विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि यहाँ पर लिखनी है। ये प्रार्थना सभा हो गई, प्रतियोगिता हो गई, संगीत हो गया, इसमें प्रभारी का नाम, विद्यालय में कब आयोजित की जा रही है वहाँ वहाँ से उसको आपको लिखना है। आयोजन की प्रक्रिया क्या है, सुझाव उसमें कोई देना चाहता है। संगीत हो गया, पल्स पोलियो हो गया, सर्व शिक्षा रैली होगी, सुलेख लेखन हो गया, तमाम जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज की जाती है वो आपको यहाँ लिखते हैं। विद्यालय की सह शैक्षिक गतिविधियाँ क्या है, को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, वो दिल्ली की एक्टिविटी थी, यहाँ को करिकुलर एक्टिविटी लिखनी है। सह शैक्षिक गतिविधियों के नाम, नाम, प्रभारी, आयोजन समय, तिथि और आयोजन प्रक्रिया और सुझाव आपको यहाँ लिखना है।
सांस्कृतिक गतिविधि, बाल सभा, जयंती समारोह, सरकार के जो भी यहाँ होते हैं तो आप लिख दें। साहित्य गतिविधि, निबंध लेखन होता है, महापुरुष के कथन है, एसयूपीडब्ल्यू है, खेल कूद है, अन्य रंगीली रंगोली नृत्य है, ये तमाम एक जो गतिविधियाँ होती है वो आप यहाँ लिख दें। उसके बाद बिंदु संख्या 35-36 के अंतर्गत आप प्रत्येक गतिविधि के प्रभारी से बातचीत करें, रिकॉर्ड का अवलोकन करें, गतिविधि एक जब हो रही हो तब स्वयं अवलोकन करें और उसके आधार पर प्रत्येक गतिविधि बनानी। अब आपको गतिविधि को देखना है, उसके बाद प्रभारी से बात करनी है, फिर उसके बाद आपको देखना है, आपको देख के उसके बारे में लिखना है। प्रत्येक गतिविधि प्रभारी से बातचीत की तो अवलोकन करने पर उनमें गुणवत्तापूर्वक कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक, साहित्य, एसयूपीडब्ल्यू, खेल कूद गतिविधियों में भाग लिया। छात्रों ने खेलों में रुचि ली और वही छात्राओं ने भी रंगोली, नृत्य, मेहंदी, मॉडल आदि में भी उन्होंने भाग लिया। सुझाव आप इसमें लिख सकते हैं, शैक्षिक गतिविधियों में अच्छे प्रदर्शन हेतु पुरस्कार देने का प्रबंधन हो तो उससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। निबंध, कहानी, कविता आदि के लिए प्रतिमाएं और निश्चित समय का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार आप यहाँ पे सुझाव भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद खंड 4 आता है, खंड 4 आता है, विद्यालय के प्रशासनिक कार्य में भागीदारी एवं रिपोर्ट तैयार करना। अब खंड का मुख्य देखिए, आप विद्यालय की निम्नलिखित गतिविधियों में भागीदारी कर यह समझ लें कि यह प्रशासनिक कार्य के कौशल क्या हैं। यदि आपको यह कार्य प्रभारी के रूप में दिए जाएं तो आप इसे पूर्ण कुशलता से संपन्न कर सकेंगे। प्रथम कार्यकारी गतिविधियां, कक्षाओं का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। प्लानिंग ऑफ क्लासेज किस प्रकार है, समय सारणी का अर्थ, समय सारणी के बारे में आपको यहाँ बताना है कि क्या अर्थ है। किसी भी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा करने की योजना बनाना, अर्थात हम किसी भी कार्य को सही ढंग से अर्थात सुव्यवस्थित तरीके से वह सही तथा निश्चित समय को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय का निर्धारण करते हैं और उस समय के आधार पर कार्य का बंटवारा करके उस निश्चित समय पर उसे अंतिम रूप देते हैं। समय सारणी का महत्व उद्देश्य क्या है, तो समय सारणी का हमारी दिनचर्या में विशेष महत्व है। हमारे जीवन में किसी को भी कार्य को निश्चित समय पर पूरा करने के लिए एक समय सारणी का होना अति आवश्यक है और हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्यों का आधार स्तंभ माना जाता है। अतः समय सारणी का प्रत्येक कार्य के लिए विशेष योगदान होता है। उसके बाद समय सारणी के प्रमुख कौशल क्या है। समय सारणी प्रत्येक विद्यालय उनके स्तर अनुसार होती है, समय की उपलब्धता होती है, निश्चित विभिन्न के सिद्धांत पर आधारित होती है, समन्वय प्रयास के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक विषय का आपस में समस्या संबंध होता है। और समय सारणी निर्माण की प्रमुख सावधानियां क्या है। समय सारणी निर्माण में बहुत सारी ऐसी सावधानियां रखने की जरूरत होती है, क्योंकि समय सारणी का कार्य अनूठा होना आवश्यक है। बिना कार्य के अनुरूप बनी समय सारणी हमेशा अनुपयोगी होती है। इसलिए समय का निर्धारण कार्य एवं कार्यकर्ता के अनुसार हो और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना कार्य करने के लिए निश्चित समय मिले। आपके द्वारा बात समय सारणी का प्रारूप, यानी हमारे द्वारा सीखे गए समय सारणी है और आधार पर तत्वों की सुविधा का ध्यान रखा गया। इसमें कक्षा विवरण है, क्लास विवरण है, समय विवरण है। उसके बाद सारांश में विद्यालय में कठिन विषय की क्लास पहले होनी चाहिए, कठिन विषय के लिए अतिरिक्त क्लास लगानी चाहिए, विज्ञान गणित विषयों की समावधि बढ़ाना चाहिए, सप्ताह के एक दिन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रोचक तरीके से। यहाँ पे द्वितीय कार्य गतिविधि आ जाती है, यानी रिकॉर्ड कीपिंग, फाइल मेंटेनेंस, यानी अभिलेख, रिकॉर्ड और फाइलों का संधारण किस प्रकार किया जाए। तो यहाँ पे ये लिखा है, उनसे रिकॉर्डों संचालन किया जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये तमाम बातें आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने, अभिलेख, रिकॉर्ड या विद्यालय के महत्व। अभिलेख, रिकॉर्ड, विद्यालय के महत्व के बारे में आपको यहाँ लिख लेना है। रिकॉर्ड स्थायी उपयोगी है और इसलिए यहाँ विकास परिस्थितियों में उद्देश्यों महत्व कक्षाओं के संबंधी के बारे में है। अभिलेख, रिकॉर्ड के संधारण की प्रक्रिया में रिकॉर्डों का संधारण अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में कंप्यूटरों के उपयोग के कारण उनका संधारण आसान हो गया है और इस प्रकार किसी भी रिकॉर्ड को आसानी से लंबे अपने सुरक्षित भी अपने रख सकते हैं। इसको परीक्षा संबंधी सभी रिकॉर्ड परीक्षा प्रभावी अपने तरीके से भी इसको किया जा सकता है। इस प्रकार अपने को यहाँ लिख लेना है। विद्यालय के कुछ अभिलेख, रिकॉर्ड स्थानांतरण प्रपत्र, स्कॉलर रजिस्टर है, छात्र प्रवेश पंजिका है, छात्र उपस्थिति पंजिका है, अध्यापक उपस्थिति पंजिका है, पत्र प्राप्ति रजिस्टर है, पत्र जावक रजिस्टर है, आकस्मिक अवकाश पंजिका है, पुस्तक अवधान पंजिका है, प्रगति पत्र है और परीक्षा परिणाम पत्र है। ये तमाम बातें आपको यहाँ पे, अब इसके प्रपत्र आएंगे आगे। यहाँ पहला टीसी का फॉर्म आता है, टीसी फॉर्म या स्कॉलर रजिस्टर, छात्र प्रवेश पंजिका, छात्र प्रवेश, एसआर रजिस्टर कैसे, जिसको अपने स्कूल में बोलते हैं एसआर रजिस्टर, वो कैसे संधारित किया जाता है उसी का यहाँ पे प्रारूप दिया गया। आप रैंडमली यहाँ पे कोई भी बच्चे का आप यहाँ पे रिकॉर्ड
तो उसको भरना है, रिकॉर्ड आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन प्रवेश दिनांक, उस बच्चे की प्रवेश दिनांक लिखनी है। डेट ऑफ लिविंग परित्याग, यानी यहाँ से उन्होंने छोड़ा कब, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और परित्याग का कारण क्या था, अन्यत्र जाने के लिए, तो कारण है तो आपको लिख देना है कि बच्चा किस लिए छोड़ के जा रहा है। अब रिकॉर्ड बी रिकॉर्ड आता है, इसके अंतर्गत क्या करना है, या छात्र छात्रा का नाम जाति धर्म लिखना है, या उसका नाम लिखना है, उसकी जाति लिखनी है, उसका धर्म लिखना है। उसके बाद उसकी जन्म दिनांक लिखनी है। उसके बाद प्रवेश के समय उसकी आयु कितनी, जन्म दिनांक के आधार पर यहाँ पे लिखे आप निकाल दोगे। माता पिता अभिभावक का नाम, धंधा, स्थायी पता, माता पिता का अभिभावक का नाम और उसका स्थायी पता लिखना है। उसके बाद पिछले विद्यालय का नाम, जहाँ से विद्यार्थी आया है, क्योंकि वो उसके टीसी में लिखा होगा तो वो आप यहाँ लिख दे। उसके बाद अंतिम कक्षा उत्तीर्ण की, यानी इस विद्यालय में अंतिम कक्षा कब उत्तीर्ण की, तो वो यहाँ पे लिखनी है। जो विद्यालय से आया उसकी, इस विद्यालय में उत्तीर्ण कक्षा हुई है, वो आपको लिखनी है। इस प्रकार आपको यहाँ रिकॉर्ड ये भर देना है। डेट ऑफ बर्थ शब्दों में लिख देना है, यहाँ पे लिख दो। रिकॉर्ड सी के अंतर्गत आता है, तो उसके अंतर्गत आपको क्या करना है, प्रवेश 29 कक्षा लिखनी है, यहाँ पे कक्षा 9वीं। तो इस प्रकार आप हर कक्षा का रिकॉर्ड यहाँ पर लिखना है। पास करने की तिथि लिखनी है। उसके बाद फिर कुल कार्य दिवस लिखने हैं, उपस्थिति दिवस लिखने हैं, कक्षा में कुल छात्र कितने थे, और यहाँ पे अंतिम परीक्षा छात्र का स्थान कितना था वो लिखना है। तो यहाँ प्रत्येक कक्षा का यहाँ कंटिन्यू लिखा जा सकता है। और रिकॉर्ड 2 के अंतर्गत आपको यहाँ पे ये भरना है, आपको आचरण कैसा था, उसका प्रधानाचार्य का आचरण से संबंधी हम ये सारे उनके यहाँ पे भर देना है। और लास्ट में दिनांक भर देना है। इस प्रकार ये एक बच्चे का सारा वो संधारित हो जाता है। उस बाद छात्र प्रवेश पंजिका आती है। उसके बाद क्या आती है, छात्र प्रवेश पंजिका। ये आपको ध्यान देना है। छात्र प्रवेश पंजिका पूरा ये पूरे रजिस्टर का यहाँ पे कॉलम दिया गया है। उसके अंतर्गत आपको एंट्रियां कैसे करनी है, देखिए यहाँ पहले छात्र रजिस्टर संख्या, यानी SR, जो पहले अपने पे SR की बात करें, होता है SR नंबर हर बच्चे को मिलता है, तो वो SR है यहाँ पे लिखना है। बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का SR लिखना है। उसके बाद छात्र का नाम लिखना है, यहाँ पे नाम लिख लोगे। उस प्रकार जो दिनांक आती है, जन्म दिनांक है, प्रत्येक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो आप डेट ऑफ बर्थ किस कॉलम में आप लिख लोगे। उसके बाद आगे आता है वो प्रवेश के समय आयु आती है, प्रवेश के समय आयु कितनी थी वो यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद पिता का नाम आता है, वो पिता का नाम लिख दोगे इस कॉलम में। फिर पिता संरक्षक का व्यवसाय इसमें आप लिख दोगे। उसके बाद निवास स्थान तहसील सहित यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद राजस्थान में कितने समय से रहता है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो उसके बाद जाति क्या है वो लिख दोगे आप, धर्म लिख दोगे आप। इसके बाद पिछले यहाँ पे विद्यालय का जो नाम है वो लिख दोगे आप। उसके बाद आगे आओगे तो प्रमाण पत्र संख्या यहाँ आपको दर्शानी है। यहाँ पे उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण किस प्रकार भर्ती और उत्तीर्ण होने का दिनांक वो आपको यहाँ पे लिखनी है। ये तमाम जो रिकॉर्ड आप इस प्रकार संधारित करके आप इसको क्या कर लोगे, छात्र प्रवेश पंजिका को आप क्या है कंप्लीट कर लोगे। ये छात्र प्रवेश पंजिका है, इसको आपको कंप्लीट करनी है, यहाँ पे कंप्लीट कर लो। उसके बाद छात्र उपस्थिति आता है, अटेंडेंस, यानी अटेंडेंस रजिस्टर आता है। छात्र उपस्थिति अटेंडेंस रजिस्टर आता है, तो वो आपको कैसे करना है, ये पूरा पूरा यहाँ आपको अटेंडेंस रजिस्टर दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रम संख्या लिखनी है, यानी बच्चे का ये रोल नंबर जिसको अपन कहते हैं, तो वो ये क्रम संख्या यहाँ आ जाएगी। फिर छात्र रजिस्टर संख्या, छात्र रजिस्टर का मतलब SR है, वो SR नंबर है आपको यहाँ पे लिखना है, छात्र का नाम लिख देना है। उसके बाद आगे तारीख दी गई है, तो हर महीने की तारीख के अनुसार आपको उपस्थिति लगानी है। जैसे यहाँ आप किस महीने में, आप जैसे नवंबर में आप अपनी इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो उसी महीने का आपने आप यहाँ पे नाम लिख ले, उसी महीने को लिख लिया आप, जैसे नवंबर 2000 जो भी आपका सेशन है वो यहाँ लिख ले। तो उसके बाद आप जिस एक कक्षा को आप लीजिए, जैसे यहाँ कक्षा 7th A लिया गया है, तो 7th A उस कक्षा के आप बच्चों के यहाँ पे नाम लिख लेने हैं। उसके बाद हर रोज आप विद्यालय जाते हो तो वहाँ अपने को क्या करना है, उनकी उपस्थिति लगानी है। जैसे 1 तारीख को आपने लगाई, आप उपस्थिति 1 2 3 4 कंटिन्यू ऐसे लगा सकते हैं, ताकि आपको लास्ट अकाउंटों में दिक्कत नहीं। 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, यानी हाफ टाइम से पहले की उपस्थिति और हाफ टाइम के बाद की उपस्थिति। मीटिंग दी गई है 2 दी गई है हर रोज, यानी 1 और 2, यानी एक रोज हाफ टाइम से पहले लगेगी, एक हाफ टाइम के बाद लगेगी। तो हर रोज 2 बार बच्चे की यहाँ पे उपस्थिति आपको लगानी है। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। ये लास्ट पूरे महीने तक इसको भर के संधारित करना है। लास्ट में आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ लास्ट में दिया गया है उपस्थिति इस मास में कितनी है, या टोटल लास्ट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कितनी हुई गत मास में, पिछले मास में कितनी थी वो यहाँ लिख लेनी है, और टोटल दोनों का योग यहाँ आ जाएगा। तो ये आगे वाले महीने में चला जाएगा, टोटल योग है वो। जो अभी अपने गत मास की बात करें तो आगे वाले महीने में गत मास में ये चला जाएगा। तो इस प्रकार ये रजिस्टर की जो है वो आप पूरा कंप्लीट कर लोगे। लास्ट में यहाँ इसको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद अगला आता है कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर,
यानी यहाँ कर्मचारी उपस्थिति यानी वो बच्चों का उपस्थिति रजिस्टर था, और ये किसका है, कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर है, यानी वहाँ पे जो स्टाफ स्कूल के अंतर्गत है उनका कर्मचारियों का आता है। तो यहाँ कर्मचारियों के नाम होंगे टोटल, यहाँ पे नाम लिख लोगे कंटिन्यू इस प्रकार। तो रोजाना जिस प्रकार यहाँ आपको साइन करने हैं, 1 तारीख में 2 तारीख में जिस दिन वर्क डे होता है वहाँ पे आपको साइन होंगे। नहीं आए छुट्टी है तो उस दिन CL लगानी है, ये तमाम। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, कितने वर्क डे थे इसकी काउंटिंग कर लेनी है। जैसे पिछले दिवस में कितने दिन आप रहे, यहाँ पे टोटल आपकी कितने दिन उपस्थिति है, कितने दिन आपकी अनुपस्थिति है, वो यहाँ पे लास्ट में आप यहाँ पे कर लोगे। तो इस प्रकार ये कर्मचारी उपस्थिति भी रजिस्टर अब आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद अगला आता है, वो आता है लेटर रिसिप्ट रजिस्टर, पत्र प्राप्ति रजिस्टर। यानी जो भी आपके विद्यालय में जो आपके पास जो डाक आती है, जो पत्र आपको मिलते हैं, तो उसको यहाँ पे इसमें दर्ज करना होता है। और उसमें भी सामान्य कॉलम होते हैं। जैसे पहला होता है S नंबर, क्रम संख्या का होता है। फिर जैसे लेटर आया आपको 1 नंबर पे, तो यहाँ 1 नंबर लगाइए। उसके बाद रिसीव्ड डेट यानी प्राप्ति किस तारीख को प्राप्त हुआ, उसी तारीख यहाँ पे लगा दीजिए। आपको 3 जो भी तारीख है आप जिस दिन की, वो यहाँ लग जाएगी। उसके बाद आपको क्रमांक, ये क्रमांक लगाना है आपको कि आप जी एक जो लेटर पे जो क्रमांक दिया होता है वो यहाँ पे क्रमांक लगा दोगे। उस पे लेटर पे लिखा होता है क्रमांक, वो आपको लगाने हैं। दिनांक, किस दिनांक से वहाँ वो लेटर वहाँ से आया है, तो वो ये आपको यहाँ पे दिल्ली उस लेटर पे लिखी होगी दिनांक, वो आपको यहाँ लगानी है। जिससे प्राप्त हुआ, किससे प्राप्त हुआ, जैसे कार्यालय, कोई कार्यालय से प्राप्त हुआ तो उस कार्यालय का नाम आ जाएगा। पोस्ट से प्राप्त हुआ पोस्ट ऑफिस से आ जाएगा। ये तो किस विषय इस लेटर में दिया होता है, तो उस विषय आपको यहाँ लिख दोगे। फाइल का नाम, आप किस फाइल में उसको लगा रहे हो, उस फाइल का नाम आप लिख दोगे। आगे आदेश आपका कोई जो भी है, इस प्रकार का है। इस प्रकार पूरा ये लेटर रिसिप्ट रजिस्टर को आप तैयार कर सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे तैयार किया गया है। उसके बाद आता है लेटर डिस्पैच रजिस्टर। देखिए स्कूल में 2 रजिस्टर लगते हैं लेटर संबंधित, एक लेटर रिसीव्ड रजिस्टर और एक लेटर डिस्पैच, यानी एक पत्र प्राप्ति रजिस्टर, एक पत्र जावक रजिस्टर। अब ये जो लेटर डिस्पैच है, कहने का मतलब आप विद्यालय से किस लेटर को आप कहीं भेज रहे हैं, या लेटर किसी को भेज रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर दर्ज करना होता है, जिसको अपने डिस्पैच कहते हैं। यानी अपने लेटर डिस्पैच करना यानी पत्र भेजना। तो इस प्रकार यहाँ आपको क्रम संख्या, यानी ये नंबर 1 भेज रहे हैं तो नंबर 1 लगाओगे, किस तिथि को भेज रहे हैं वो तारीख लगाओगे, नाम है पता किन को भेज रहे हैं तो आप उनका नाम यहाँ पे लिखोगे। जैसे आप राजकीय उस प्राथमिक विद्यालय को आप भेज रहे हैं तो यहाँ उनका नाम लिखोगे। स्थान, किस स्थान पे भेज रहे हैं उस स्थान का नाम लिखोगे। सब्जेक्ट, किस विषय के लिए भेज रहे हैं वो आपके पत्र में लिखा होता है विषय, वो यहाँ लिख दें आप। फाइल नाम संख्या, किस फाइल में आपने, क्योंकि जो भी आप डिस्पैच करोगे तो उसकी एक कॉपी आप अपने पास रखोगे। तो वो कॉपी आप रख रहे हो वो किस फाइल में लगा रहे हैं, तो यहाँ आप नंबर लगा कर उसमें लगा दें आपको। इसके बाद आगे जो यहाँ पे टिकट प्राप्ति, आपकी टिकट या डाक से भेज रहे हैं, टिकट लगाई है तो वो आपको प्राप्ति हुई उसके बारे में लिखना है। टिकट लगाई, कितनी लगाई, बाकी कितनी, लास्ट में टिप्पणी आपको यहाँ पे कर देनी। तो इस प्रकार डिस्पैच रजिस्टर के टोटल विवरण है वो अपने को यहाँ जितने भी भेजे हैं वो यहाँ आप दर्ज कर दोगे, जिस प्रकार यहाँ क्या है। उसके बाद आगे वाला जो आता है वो आता है रजिस्टर ऑफ कैजुअल लीव, यानी आकस्मिक अवकाश पंजिका। ये भी एक रजिस्टर आपका बनता है आकस्मिक अवकाश पंजिका, तो वो आपको यहाँ बनानी है। इसमें आपको क्या करना है, आकस्मिक अवकाश पंजिका के अंतर्गत आप यहाँ पे पूरी डिटेल आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी अवकाश लिया उससे संबंधित, यानी प्रार्थना तिथि, कितने दिन का अवकाश चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद प्रार्थना का कारण क्या है वो लिखना है। निरीक्षक की राय लिखनी है। आज्ञा उच्च अधिकारी, इसके बाद लिए गए अवकाश का योग यहाँ पे लिखना है टोटल। ये इस प्रकार इसको कंप्लीट आपको कर लेना है। उसके बाद आगे वाला जो आता है वो आता है, ये जो रजिस्टर दिया हुआ है बुक्स इश्यू रजिस्टर, यानी जो पुस्तक अवदान पंजिका आती है, ये पुस्तक अवदान पंजिका है। ये पुस्तक अवदान पंजिका में अपने को क्या करना है, यहाँ पे आपने को इस रजिस्टर को कंप्लीट करना है। अब कैसे करोगे, या अपने देखिए यहाँ क्रम संख्या दिया हुआ है तो यहाँ क्रम संख्या लगा दोगे। उसके बाद दिनांक दी हुई है, यानी दिनांक अपने को लगानी है। कौन सी दिनांक, जिस दिनांक को बच्चा पुस्तक लेके जा रहा है वो आपको लगानी है। परिग्रहण दिनांक आपको यहाँ लगानी है। चालक आख्या
यहाँ पे पुस्तक लेने वाले का नाम, यहाँ पे बच्चे का नाम लिखना है आपको, कक्षा वर्ग उसकी कक्षा लिखनी है आप, यानी हर बच्चे की आपको डिटेल यहाँ पे लिखनी है। तो इस प्रकार देय तिथि, यानी ये तो आपको जारी होगी, उसके बाद वापस जमा होती है तो उसकी देय तिथि लिख देंगे, बच्चे का नाम लिखना है इस प्रकार अपने को, और लास्ट में यहाँ आपको कोई विवरण लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यानी पूरे बच्चों का विवरण अपने को क्या है पुस्तक संधारण रजिस्टर में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जो आता है वो आता है आपका प्रगति पत्र आता है। देखिए ये प्रगति पत्र आता है, यानी जो आपका एग्जाम होता है बच्चे का, जो जिसका स्कोर कार्ड अपने कहते हैं, वो स्कोर कार्ड की बात आती है, तो वो स्कोर कार्ड आपको ऐसे यहाँ पे तैयार करना होता है। तो इसमें आपको प्रगति पत्र के सामान्य डिटेल आ जाएगी, छात्र का नाम है, उसकी कक्षा है, तमाम वो सामान्य जानकारियां भरी जाती है। उसके बाद नीचे जो पार्ट आता है हमेशा वो यहाँ पे आता है, यानी इसमें अंक भरने हैं आपको। प्रथम जांच यानी पहला टेस्ट हुआ उसके अंक यहाँ पे आएंगे, लिखित के आ जाएंगे, मौखिक के आ जाएंगे, टोटल योग आ जाएगा, यहाँ पे कर दोगे। जैसे हिंदी के आ गए, उसके बाद अंग्रेजी के आ गए, ये आपका हिंदी का हो गया, उसके बाद अंग्रेजी का हो गया, तृतीय भाषा का हो गया, गणित का हो गया, विज्ञान का हो गया, सामाजिक विज्ञान का। तो इस प्रकार प्रत्येक विषय का ये प्रथम जांच पत्र हो गया, द्वितीय जांच पत्र हो गया, अर्धवार्षिक परीक्षा के हो गए, तृतीय जांच पत्र हो गया, फिर वार्षिक के हो गए। तो टोटल यहाँ पे अपने को अंक लिखते जाना है बच्चे के, हर एक बच्चे का इस प्रकार लिखते जाएंगे। और इस प्रकार एक बच्चे का रेंडमली आप यहाँ भर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रगति पत्र कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार प्रगति पत्र बनाना भी आप इसे सीख सकते हैं। उसके बाद आगे जो आता है वो आता है पूर्व में किए गए किन्हीं दो रिकॉर्ड अभिलेख के बारे में विस्तार से लिखिए। यानी पूर्व में जो भी आपने किया है उन दो अभिलेख रिकॉर्डों के बारे में आप लिखना है। तो यहाँ पे जानकारी यहाँ पे लिखना है कि इसमें जो भी रजिस्टर आपने किया, छात्र उपस्थिति रजिस्टर किया, पत्र पत्रिका रजिस्टर किया, आकस्मिक अवकाश पंजिका हो गया, प्रगति पत्र, प्रवेश पत्रिका, ये तमाम जितने भी जो कार्यक्रम से संबंधित यहाँ पे आपको लिख लेना है। मैंने छात्र उपस्थिति रजिस्टर, पुस्तकालय रजिस्टर का चयन किया, छात्र उपस्थिति रजिस्टर तो कक्षा 6 का चयन किया गया जिसमें 17 विद्यार्थी थे, किंतु माह के मध्य में प्रदीप प्रिया और टीसी दी गई उस विद्यार्थी थे। इस प्रकार अपने को यहाँ उन विलेख से समय छात्र उपस्थिति पंजिका रिकॉर्ड संबंधी, यहाँ पे ये देखो आप इन्होंने लिखा है कि छात्र उपस्थिति पंजिका रिकॉर्ड से संबंधित ये लिख रहे हैं। तो इस प्रकार आप भी अपने इसे यह विद्यालय का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होता है। इसमें छात्रों की कुल उपस्थिति का विवरण लिखा होता है। इस पंजिका की सहायता से हम सभी कक्षाओं की उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या और के आधार पर मध्याह्न भोजन तैयार कर सकते हैं। इसके द्वारा माह की औसत स्थिति भी निकाली जाती है। इसके द्वारा माह की औसत उपस्थिति ज्ञात की जाती है। इस पंजिका रिकॉर्ड के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी का रिकॉर्ड रखा जाता है। इस प्रकार अपने को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अगला आता है तृतीय कार्य गतिविधि आती है यहाँ पे। तो तृतीय कार्य है मिड डे मील आ गया। जैसे यहाँ पे मिड डे मील से संबंधित रहते हैं, मिड डे मील से संबंधित अपने को लिखना है। योजना का नाम लिखिए आप, तमाम योजना के उद्देश्य लिखिए, सभी छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करता। योजना से क्रियान्विति के बारे में लिखना है। योजना की क्रियान्विति विद्यालय के सुचारू रूप से संचालित होती है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी की योजना को लाभ मिलता है। इसका सारांश लिख दिया। मिड डे मील योजना का प्रारंभ जिनका उद्देश्य है इसे संबंधित किया गया। इसमें योजना से बच्चों को चलाई समय। चतुर्थ कार्य गतिविधि है तो बजट निर्माण से संबंधित आ गया था, बजट निर्माण संबंधित आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे ये बजट निर्माण, बजट की आवश्यकता महत्व के बारे में लिखा गया है कि बजट के निर्माण किसी भी सूचीबद्ध नहीं कर सकते हैं, तो इसका निर्माण आवश्यक है। बजट निर्माण के माध्यम से हम विद्यालय के आय व्यय को आसानी से समझ सकते हैं, यानी उसके बजट के बारे में, महत्व के बारे में आप लिख दोगे। उसके बाद बजट के उद्देश्यों के बारे में लिख दोगे कि बजट निर्माण के लिए हमें विद्यालय के छोटे छोटे और खर्चे, विद्यालय में आने वाले छोटे छोटे बजट निर्माण आसानी से पता चल जाता है। बजट निर्माण विद्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में लिख दोगे। ये प्रक्रिया के बारे में आप अपने को यहाँ पे लिख देना है। तो इस प्रकार ये इनके बारे में अपने को लिखते हैं। उसके बाद सारांश के बारे यहाँ लिख दोगे छोटे सारांश के रूप में। उसके बाद अगली आती है पंचम कार्य गतिविधि आती है, विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी आती है। यानी पंचम कार्य है विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी। तो यहाँ प्रबंधन का अर्थ है किसी कार्य को करने की व्याख्या, व्यवस्था, प्रबंधन कहते हैं। उसके बाद विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य आ जाएंगे, तो इन उद्देश्यों के बारे में अपने को यहाँ लिख लेना है। जैसे यहाँ लिखा गया है सभी कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सकता है। उसके बाद अवलोकन किए गए विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण आ जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यापकगण तथा विद्यार्थी के अभिभावक सदस्य होते हैं। एसडीएम अध्यक्ष, प्रधानाचार्य, एसडीएम, वरिष्ठ अध्यापक, ये तमाम बातें इसके बारे में। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के क्या क्या कार्य करती है, बातचीत में पता, ये विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में यहाँ अपने को लिख लेना है। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के विकास संबंधी कार्य यहाँ पे करती है। उसके बाद यदि समिति गठित नहीं हुई है तो
तो शाला प्रधान विद्यालय प्रबंधन कैसे करते हैं, उनसे बातचीत करके अपने को लिखना। शाला में एसडीएमडी गठित है, प्रधान जिसमें विद्यालय कर्मों को पूरा करने की कार्यभार सौंपते हैं। तो ये इस प्रकार अपने को लिख लेना। उसके बाद आगे अपने चलेंगे तो उसमें क्या आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसकी विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य है, यदि हाँ तो उसे कार्यक्रम लिखें, आप लिख दोगे आप। उसके बाद आप विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उस विद्यालय में यदि विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यरत नहीं है तो आप उसका गठन करवाकर उसके सक्रिय सदस्य बनकर उनमें अपने इंटर्नशिप के समय काल के दौरान इस समिति ने क्या कार्य किए उससे संबंधित अपने को यहाँ लिखना है। यदि इसमें नहीं है तो आप करवाइए, और है तो अच्छी बात है, आप उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सारांश इसके बारे में लिख देना है। उसके बाद अपने नेक्स्ट चलते हैं खंड 5 पे, विद्यालय के सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी और रिपोर्ट लेखन। विद्यालय के सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी रिपोर्ट सह लेखन करना है अपने। विद्यालय में चल रही निम्नलिखित गतिविधियों में से किन्हीं 2 गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी और उसके प्रभारी से बातचीत करके वह किस किस तरह से इस कार्यक्रम को चलाते हैं, इसकी क्या योजना बनाते हैं, इनकी क्रियान्वित किस तरह से करते हैं, विद्यार्थियों की भागीदारी उससे कितनी है, यह सब जानकारी लेते हुए रिपोर्ट अपने को लिखनी है। प्रातःकाल की प्रार्थना सभा के बारे में लिखना है, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में लिखना है, खेल कूद के बारे में लिखना है, सांस्कृतिक गतिविधि इसके बारे में लिखना है, एनसीसी एससी एसटी इस बार के बारे में लिखना है आपको। उपरोक्त में से किसी 2 योजना भागीदारी रिपोर्ट के बारे में लिखना है अपने को। उदाहरण के लिए यहाँ पे शैक्षिक गतिविधि का नाम आ जाएगा, इसके बाद शैक्षिक गतिविधि का महत्व उद्देश्य आ जाएगा, उसके बाद शैक्षिक गतिविधि प्रभारी का नाम आ जाएगा, उसके शैक्षिक गतिविधि कार्यक्रम संचालन संबंधी क्रियान्वयन आ जाएगा। उसके बाद आप इस गतिविधि के प्रभारी बातचीत कर वर्ष पर्यंत संचालन की प्रक्रिया का विवरण लिखें, कोई योजना का प्रारूप हो तो वह भी संलग्न करें। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखना। सबसे पहले राष्ट्रगीत समूह गाया जाता है, उसके बाद सरस्वती की वंदना होती है, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है, प्रतिक्रिया होती है, समूह में राष्ट्रगान करवाया जाता है, राष्ट्र सूर्य नमस्कार भी करवाया जाता है। ये तमाम बातें अपने को यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद शैक्षिक गतिविधि के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत और रुझान, आप जिस गतिविधि का अध्ययन कर रहे हैं उससे जुड़े हुए विद्यार्थियों से बातचीत कर इस गतिविधि के प्रति उनका अध्ययन अभिमत तथा रुझान जान सकते हैं, अनुरूप उसका विचार लिखें आप। विद्यालय प्रार्थना सभा विद्यालय की दैनिक गतिविधियों की पहली गतिविधि है, जो प्राय विद्यालय में दिन की पहली गतिविधि है। एक समय में संपूर्ण विद्यालय समुदाय को सूचना प्रदान करने का एक प्रभावी साधन है। प्रार्थना सभा के सकारात्मक विद्यालय प्रवृत्ति का पोषण करती है। प्रार्थना सभा का नेतृत्व हर दिन अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा किया जाता है, जिसमें छात्रों के नेतृत्व गुणों का विकास होता है। उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा सामाजिक आर्थिक समस्याओं, पर्यावरणात्मक एवं मूल्य शिक्षा, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से उनका समाधान किया जाता है। व्यायाम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि गतिविधि से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। तो ऐसे करके अपने को इसमें इसके बारे में लिख लेना है। प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने और अधिकांश विद्यार्थियों को शामिल करने हेतु विद्यार्थी शिक्षक द्वारा किए गए कार्य का आपको विवरण यहाँ पे लिखना है। जैसे सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कहानी का प्रेरक प्रसंग कहना, किसी एक महापुरुष की जीवनी के बारे में बताना और नीति आयोग के बारे में बताना। ये तमाम यानी प्रार्थना, जेंडर संवेदनशीलता, सड़क सुरक्षा, राष्ट्रीय महत्व की योजनाएं, संवैधानिक मूल्यों की जागरूकता अनुकूल यहाँ पे ये गतिविधियाँ अपने कर सकते हैं। उसके बाद खंड 6 आता है, कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट। खंड 6 में आपको कक्षा कक्ष की अवलोकन रिपोर्ट आपको करनी है। या कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण के बारे में बताना है, कक्षा कक्ष का भौतिक वातावरण किस प्रकार का है तो वो अपने को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण लिखना है कि कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण किस प्रकार का है। उसके बाद कक्षा कक्ष के बालकों की सामूहिक स्थिति लिखनी है, यानी कक्षा कक्ष से बच्चों की सामूहिक स्थिति किस प्रकार की है तो अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद कक्षा कक्ष के बालकों की मानसिक स्थिति अपने को यहाँ लिखनी है। कक्षा से मानसिक स्थिति लिखनी है। बालकों का सामूहिक व्यवहार सामान्य था, बालकों में नई जानकारी प्राप्त करने के समय उत्पन्न हो रहे थे, नई बातों की जानने की उत्सुकता प्रतीत हो रही थी। कक्षा कक्ष के बालकों की शारीरिक स्थिति आती है, यहाँ शारीरिक स्थिति के बारे में हम लोग कक्षा कक्ष में अध्यापक के बालकों के साथ अंतःक्रिया की जाती है, यह इसके बारे में अपने को यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं तो विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक शैक्षिक प्रोफाइल आती है। तो यहाँ अपने को क्या आप विद्यालय की इसी कक्षा के किसी एक बालक की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक शैक्षिक प्रोफाइल आती है। विद्यार्थी का नाम, उपजाति, विद्यालय का नाम, कक्षा, आयु, पिता का नाम, माता का नाम,
सामाजिक प्रोफाइल आ जाए, विद्यार्थी गांव शहर कस्बे का नाम आ जाएगा, विद्यार्थी के पिताजी के समाज में कोई पद है तो वो आ जाएगा, यदि है तो यहाँ भर दीजिए। उसके बाद विद्यालय के पिताजी का समाज में कोई पद है वो आप, विद्यार्थी के माता पिता किस समाज के सदस्य हैं तो वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। विद्यार्थी का माता पिता सामाजिक कार्यों में कितनी भागीदारी है, पूर्ण रूप से कभी कभी नहीं है। विद्यार्थी कौन कौन से सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं तो ये भी अपने को लिखना है। आर्थिक प्रोफाइल, पिता का कृषि से संबंधित है, वेतन की उसका आय कितनी है वार्षिक, उसके माता का व्यवसाय क्या है, यदि कोई है जॉब में है तो उसका आपको लिखना है वार्षिक आय। माता पिता व्यवसाय के अलावा अन्य स्रोतों से कोई आय है तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सांस्कृतिक प्रोफाइल आती है, सांस्कृतिक विद्यार्थी की सांस्कृतिक भागीदारी यहाँ पे लिखनी है, यदि हाँ तो कौन से कार्यक्रम, प्रतियोगिता, वृक्षारोपण, गायन आदि इसमें, यदि नहीं तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजन में मदद करता है। ये तमाम जानकारी आपको यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद आगे चलते हैं तो शैक्षिक प्रोफाइल आती है, यानी विद्यार्थी की वर्तमान में कक्षा की स्थिति किस प्रकार की है, पूर्व कक्षाओं में उनकी कक्षावार श्रेणी का उल्लेख आप करना है, कक्षा श्रेणी विषय लेख श्रेष्ठता उपस्थिति ये सभी लिखना है आपको। शैक्षिक प्रतियोगिताओं में भागीदारी करता हो तो उल्लेख करें, तो यहाँ पे भागीदारी कर रहा है तो उसके बारे में आपको उल्लेख कर देना है। निरंतर पुस्तकालय संग्रह पुस्तकों का अध्ययन करता हो तो उसका भी उल्लेख करना है आपको। विद्यालय का कक्षा कार्य गृह कार्य समय पर करता है उसके बारे में बताना है। सभी कक्षाओं में नियमित उपस्थिति होती है ये भी बताना है। अतिरिक्त कक्षाओं में भागीदारी करता है ये भी बताना है आपको। अपने साथियों से शैक्षिक विचार चर्चा करता है ये भी बताना है। अध्यापकों से शैक्षिक चर्चाएं करता है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त भी जानकारी करने में जिज्ञासा रखता है तो उसके बारे में आपको बताना है। बालक का समग्र प्रयोग, उपरोक्त सभी बिंदुओं के आधार पर बालक के बारे में क्या दृष्टिकोण बनाना उसका उल्लेख करना है, यानी उसके संपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं अपने विद्यार्थी की वर्तमान कक्षा में शैक्षिक स्थिति अच्छी है, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की प्रश्नोत्तरी वाद विवाद में भागीदारी लेता है तथा गुणवत्ता युक्त पुस्तकों का अध्ययन करता है, नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थिति रहती है, तो ये उसके बारे में आपको लिख देते हैं। उसके बाद खंड 7 आता है, आगे नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों की विविधतापूर्ण आवश्यकताओं का आकलन और उसी अनुरूप रचनाओं का निर्माण। तो यहाँ विद्यार्थी शिक्षण के दौरान ध्यान दे रहा ही नहीं है, क्या विद्यार्थियों के चेहरे पढ़ते हुए उनकी आवश्यकताओं का पता लगा पा रहे हैं नहीं है, क्या कमजोर बालकों को विशेष अवसर दिया जा रहा है या नहीं दिया रहा है, विद्यार्थियों प्रश्न पूछने अवसर दिए जाते हैं नहीं देते हैं, क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुरूप संतुष्टि मिल पा रही है नहीं नहीं है, क्या अध्यापक का कक्षा कार्य विद्यार्थियों से सहभागिता कर पा रहे नहीं करा रहे। ये तमाम इससे संबंधित अपने को यहाँ शैक्षिक के क्षेत्रों के अधिगम संबंधी आकलन आता है। विद्यार्थी कक्षा में जब सीख रहा है तब क्या अध्यापक की बातों को हूबहू मान लेता है या कुछ प्रश्न करता है, तो यहाँ इसके बारे में बने हाँ विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न करता है। विद्यार्थी सीखने के दौरान विशेष उत्साह दर्शाता है, तो हाँ वह सीखने में उत्साह दर्शाता है। विद्यार्थी अध्यापक द्वारा बताए ज्ञान को अपने शब्दों में प्रकट करता है। विद्यार्थी कक्षा में साथियों के साथ अंतःक्रिया प्रस्तुत करता है या नहीं करता है, यहाँ पे लिखना है। विद्यार्थी कक्षा में सीखे हुए ज्ञान को व्यावहारिक परिस्थितियों में उपयोग करता है नहीं करता है। शैक्षिक गतिविधियों में सीखने के का आकलन आता है, तो विद्यार्थी विद्यालय में किन किन शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेता है, खेल हो गया, खेल कूद हो गया, वाद विवाद हो गया, कार्यक्रम हो गया। गतिविधियों के कराने का समय कौन सा रहता है, सप्ताह का प्रत्येक शनिवार है, नो बैक डे होता है। विद्यार्थी इन गतिविधियों में भाग लेते समय सीखने का तरीका कैसा होता है, आसान होता है या कोई अनुभव कठिनाई महसूस करता है। किसी विद्यार्थी इन गतिविधियों को सहज लेते हैं या बोझ बनते हैं, आसानी से सीख लेते हैं, इनके बारे में अपने को लिखना है। उसके बाद विद्यार्थी ध्यान लगाकर इन गतिविधियों सीखते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास अध्यापक विद्यालय में गतिविधियों का आयोजन करते हैं नहीं करते हैं। इसके बाद अध्यापक से पूछे कि जब उन्हें बालक विभिन्न आवश्यकताओं का पता लगाना होता है तो वे क्या व्यय रचनाएं योजनाएं बनाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य, सामूहिक कार्य, समूह चर्चा, क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, चार्ट प्रदर्शनी, सामग्री एकत्रीकरण, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, गृह कार्य, मूल्यांकन योजना, प्रतिपुष्टि और प्रत्येक विद्यार्थी की योग्यता के अनुरूप उसी के अनुरूप प्रवृत्त करना, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने खंड 8 आता है, सहपाठी अवलोकन आता है। खंड 8 के अंतर्गत है सहपाठी अवलोकन। यहाँ सहपाठी अवलोकन है, क्या आप इंटर्नशिप विद्यालय में पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो उसी दौरान आपके अन्य साथी भी उसी विद्यालय में किसी भी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, तो आपको अपने किसी एक साथी के 3 भिन्न भिन्न प्रकृति के पाठों, शिक्षण कार्य और कार्यों का अवलोकन संलग्न प्रारूप आपको अनुरूप करना है। तो तीनों अवलोकनों को यह प्रस्तुत हुए आप एक साथी को वर्णन करें। पाठ अवलोकन पर्यवेक्षण हेतु बिंदु, अध्यापक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, वाणी की प्रभाविता, उपयुक्त वेशभूषा, आत्मविश्वास,
स्वास्थ्य, सामाजिक पर्यावरण निर्माण की योग्यता, जनतंत्रात्मकता, अधिनायकवादी दृष्टिकोण और छात्र दृष्टिकोण पाठ के विकास में सहायक होगा। यानी जो आपने अवलोकन प्रपत्र बनाया था उसी प्रकार आपको यहाँ पे लिखना है इसमें। फिर उसके बाद कक्षा प्रबंधन के बारे में आपको लिखना है, क्योंकि अवलोकन प्रपत्र में ये लिखा था आपने कक्षा प्रबंधन के। उपयुक्त भौतिक बैठक आसान है यानी अनुशासन और कक्षा नियंत्रण कैसा है, समय की मितव्ययता कैसी है, अध्यापन की तैयारी किस प्रकार की है, विषय वस्तु का ज्ञान है, पाठ योजना का निर्माण कैसा किया गया है, सहायक सामग्री का निर्माण अथवा चयन किस प्रकार का है। फिर शिक्षण कौशल आते हैं, प्रस्तावना विकास से संबंधित लिखना है, श्याम पट्ट लेखन लिखना है, मौखिक से संबंधित लिखना है, प्रश्न कला, प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार किया गया, विचारोत्तेजक से प्रश्नों का उपयोग, छात्र ज्ञान प्रश्नों स्वीकार करने की योग्यता, सहायक सामग्री के बारे में लिखना है। फिर छात्रों की उपयुक्त आवश्यकताओं ध्यान में रखा गया, छात्रों की रुचि सहभागिता करने का प्रयास, ये तमाम इनके बारे में अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अपने चलते हैं तो सहपाठी अवलोकन यहाँ पे आता है। तो सहपाठी अवलोकन आपको लिखना है, यानी छात्राध्यापक का मेरे द्वारा अवलोकन किया गया, छात्राध्यापिका की वेशभूषा तथा हाव भाव उत्तम थे, सहपाठी अध्यापिका आत्मविश्वास दृढ़ था, सामाजिक निर्माण की योग्यता भी थी, सहपाठी का अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण छात्रों के विकास में सहायक है। उसके बाद सहपाठी छात्राध्यापिका के अनुशासन, समय का सदुपयोग, कक्षा का प्रबंधन अच्छा था, छात्राध्यापिका कार्य मूल्यांकन योजना उद्देश्य आधारित था, शिक्षण कार्य समापनी पर अति उत्तम था। तो इस प्रकार अपने को यहाँ लिख लेना। उसके बाद खंड 9 आता है, अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट आती है। तो खंड 9 में आपको अध्यापक अवलोकन रिपोर्ट आपको बनानी है। जब आप इंटर्नशिप विद्यालय में पाठ पढ़ा रहे होंगे तब उसी दौरान आपके अन्य साथी भी उसी विद्यालय में अन्य किसी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे, तो आपको इसके बारे में आपको ये अवलोकन करना है। अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा है, वाणी, यानी वही चीजें आपको यहाँ पे 9 नंबर में आपको लिखनी है जिस प्रकार पीछे अपने किया था, यहाँ पे आप लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है खंड नंबर 10 आता है। तो खंड नंबर अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों का द्वारा अवलोकन। अध्यापक के पाठ का विद्यालय के अन्य साथी अध्यापकों द्वारा अवलोकन आपको यहाँ पे करना 9वां, यानी 3 मैंने आपको कहा 3 करना है, तो ये तीसरा आता है। ये तीसरा भी आपको वैसे ही कर लेना है जिस प्रकार वहां पे किया गया था, तो ये आप तीसरा भी वैसे ही अपने को कर लोगे। इसके बाद अगला आता है साप्ताहिक प्रतिवेदन स्टाफ मीटिंग विवरण, यानी साप्ताहिक प्रतिवेदन स्टाफ मीटिंग विवरण के बारे में लिखना है। साप्ताहिक प्रतिवेदन स्टाफ मीटिंग का विवरण आता है। प्रथम सप्ताह आता है, पश्चिम विद्यार्थियों के साथ विषयों पर है। द्वितीय सप्ताह आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक सप्ताह से संबंधित अपने को यहाँ पे लिखना है। समय सामग्री बनाना, समय सारणी बनाना, बच्चों को चिन्हित कर वर्गीकृत करना। तृतीय सप्ताह आता है, दैनिक पाठ योजना के अनुसार शिक्षण कराना, विद्यार्थियों के गृह कार्य संबंधी जांच करना। उसके बाद अगला आता है चतुर्थ सप्ताह आता है। चतुर्थ सप्ताह के अंतर्गत आपको कक्षा फर्स्ट से तृतीय तक शैक्षिक गतिविधियों, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों अध्यापन करना। पांचवा सप्ताह आता है विद्यालय अवलोकन आता है, मिड डे मील, खेल गतिविधियों आदि आता है। छठा सप्ताह आता है। छठा सप्ताह के अंतर्गत आपको क्या सूचना एवं संप्रेषण योजनाओं का पर आधारित पाठ विवरण करवाया गया। सब सातवां सप्ताह आता है, उसके अंदर उपचारात्मक शिक्षण आता है, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन कर उनके उत्थान करना। तो इस प्रकार ये योजना अपने को बनानी है। आठवां सप्ताह आता है, तो आठवां सप्ताह के अंतर्गत आपको अब तक पढ़ाए गए पाठों के बच्चों को कितना ग्रहण किया गया था उसकी जांच के लिए उन्हें करना है। फिर 9वां सप्ताह आता है, अवांछित जांच, टेस्ट की गई उत्तर पुस्तिकाओं की जांच इत्यादि आता है। जो बच्चे कमजोर हैं उनकी अतिरिक्त कक्षा लगातार लेना तथा उनका मानसिक स्तर सामान्य प्रयास करना। दसवां सप्ताह आता है, वो विद्यालय की यौगिक पृष्ठभूमि और परिदृश्य का अवलोकन आता है। तो ये 10वें सप्ताह का हो जाएगा। उसके बाद आगे विद्यालय का भवन तथा कक्ष की उत्तम स्थिति आता है। खेल कूद के लिए मैदान है, पानी की सुचारू व्यवस्था है, बच्चों खाना पीने बैठने की व्यवस्था है, उसके बारे में अपने को यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद अगला आता है विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान प्राप्त अनुभवों का विवरण, यानी विद्यालय स्टाफ एवं कार्यक्रम के दौरान अनुभव विवरण लिखते हैं। विद्यालय समझता है राजकीय उच्च जो भी अपने विद्यालय का यहाँ पे अवसर मिला, इसके दौरान हमें एक आदर्श शिक्षक में पाए जाने वाले गुणों के बारे में पता चला और अर्जित किया। तो इस प्रकार अपने को यहाँ लिख लेना है। उसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने अध्यापकों से हमें प्रोत्साहन मिला। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एक आदर्श व्यक्ति एवं अध्यापक है, हमें उनसे सीखने को मिला। इस प्रकार मिलजुल कर रहा जाता है, किस प्रकार सभी को उसे अपने समान
मान और सम्मान देने से संबंधित शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। हमने देखा कि किस प्रकार समस्त कर्मचारी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा एक दूसरे की सहायता तत्पर रहते हैं तथा समय सारणी के द्वारा पता चला कि सभी अपने अपने नियमित कालांशों का बंटवारा है। विद्यालय कर्मचारी जिस तरह से अपने सभी साथियों हमारी सहायता की से हमें पता चला कि हमें कैसे साथियों की सहायता करनी चाहिए। कालांशों का नियमित बंटवारा किया जाता है। ये इस प्रकार अपने को यहाँ तमाम बातों के बारे में जानकारी है। सभी अध्यापक प्रार्थना होते ही अपनी अपनी कक्षाओं में समय समय विभाग चक्र के अनुसार चले जाते हैं। विद्यालय कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रार्थना कार्यक्रम होता है। इससे हमें ये अनुभव है कि अध्यापक प्रार्थना में उसके सभी विद्यार्थियों का साथ देते हैं तो उससे अपनी अहम यह भी देखा कि किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पूर्व ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। तो इस प्रकार अपने को इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आगे हमने यह अनुभव किया कि बच्चों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक होना चाहिए। हमने यह अनुभव किया कि विद्यालय में सभी कक्षा के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में एक समान नहीं होते हैं। कुछ विद्यार्थी इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं और कुछ होशियार हैं। मैंने विद्यालय में यह भी देखा है कि बच्चों पर कम ध्यान दिया जाता है। तो ये तमाम बातें अपने को यहाँ पे लिख लेनी है। इसके बाद आता है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव, यानी विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव है। शैक्षणिक और शैक्षणिक गतिविधियों संबंधित अनुभवों का विवरण यहाँ पे आपको देना है। इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्रों के साथ प्राप्त अनुभव, विद्यालय में जब हमारी क्लास आती तो हमेशा छात्रों को पढ़ाते जाते क्योंकि वे सभी इतनी मिलजुल कर मुझे रोज छात्रों को पढ़ाना अच्छा लगता था। ये तमाम बातें अपने को यहाँ पे अपने अनुभव के आधार पे यहाँ पे लिख लेनी है। इस प्रकार यहाँ आगे नेक्स्ट भी अपने अनुभव के अनुसार लिख लें। इस प्रकार यहाँ पे लिखी गई है। ये आपकी यहाँ पे ऐसे कंप्लीट कर लेना है। ये दूसरा आगे वाला पार्ट आता है। आगे वाले पार्ट को आप लिख लोगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट लिख लोगे। यहाँ से आगे ये आपका नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला पेज आता है। फिर इसमें आप लिख लोगे। निसंकोच से प्रश्न पूछते थे। उसके बाद यहाँ से फिर आगे ये नेक्स्ट लिख लोगे। शैक्षिक गतिविधियों सप्ताह में देना कराना फैसला लिया गया। तो इस प्रकार अपने को आगे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। आगे आता है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षक के रूप में प्राप्त अनुभवों का विवरण, यानी एक शिक्षक के रूप में आपने किस प्रकार के अनुभव प्राप्त किए वो लिखना है। शिक्षक के गुणों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ अपने शिक्षक से संबंधित ये अनुभव आप यहाँ लिख लोगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट ये अपना कंप्लीट कर दोगे यहाँ तक लास्ट तक। ये इंटर्नशिप कार्यक्रम के आ जाएंगे। विद्यालय में एक ये चौथे वाला आ जाएगा। चौथे वाला आप लीजिए। उसके बाद फिर पांचवें वाला लिखो। ये पांचवा वाला आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने ये 6 नंबर वाला टॉपिक भी आपको लिख लेना है। यहाँ तक ये 6 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे 7 नंबर हस्तलेखन वैसे तो अच्छा ही है था। उसके बाद 8 नंबर है शिक्षिका के रूप में मैंने अंदर आपकी काफ़ी बदलाव किए हैं अतः बहुत सारी कमियों को दूर करके आत्म में सुधार किया है। ये कंप्लीट इस प्रकार आपने को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो गतिविधि है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा विद्यालय को दी गई उपलब्धियां, यानी इंटर्नशिप के दौरान आपके द्वारा विद्यालय को दी गई क्या उपलब्धियां थी। शिक्षक के रूप में आपके द्वारा किए गए कार्यों से छात्रों को प्राप्त उपलब्धियों का विवरण अपने को यहाँ पे देना है। तो यहाँ आपने क्या कार्य किया, क्या उपलब्धियां रही, उसके बारे में अपने को लिखना है। जैसे करके ये कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट ये लिख लोगे आप। उसके बाद सेकंड पेज पे 2 नंबर पे आप मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ इस प्रकार था कि मैं पहले घर पर शिक्षण बिंदु का अध्ययन करके उसके बाद फिर क्लास में जाकर उनको सामान्य जानकारी देकर फिर श्यामपट्ट की सहायता से स्पष्ट करते हुए उनको शिक्षण कार्य करवाया गया।
उसके बाद हमेशा जो पढ़ाया उसका प्रत्येक शिक्षण बिंदु समाप्ति पर टेस्ट लेकर परीक्षण भी किया गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने चलते हैं बच्चों को याद करने बहुत उसके बाद बच्चों का कहना था कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद चौथे वाला आप लिख लोगे ये कंप्लीट लास्ट तक। इसके बाद फिर छठे नंबर का आ जाएगा, 6 नंबर टॉपिक अपने को लिख लेना है। ये लास्ट वाला आ जाएगा। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है इंटर्नशिप कार्यक्रम के दौरान आपके द्वारा अनुभव और चुनौतियों का विवरण। इंटर्नशिप कार्यक्रम आपके क्या अनुभव रहा और क्या चुनौतियां रही उसके बारे में लिखना है। तो ये अनुभव और चुनौतियां संबंधित अपने को यहाँ पे लिख लेना है। कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पहले दिन पढ़ाते समय उसके बाद आगे वाला नेक्स्ट अपने को लिख लेना है। टीपी कार्यक्रम के दौरान एक शिक्षिका के रूप में सभी प्रकार की कार्य प्रणाली की खाना पूर्ति करना था, क्योंकि मुझे इन कार्यों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी इस प्रकार। ये कंप्लीट अपने को लास्ट तक लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने नेक्स्ट पेज पे जो शेष है वो भी अपने को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये पेज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। ये नेक्स्ट पेज हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के आगे आगे नेक्स्ट जो शेष बचा है उसको भी आपको कंप्लीट इस प्रकार कर लेना है। उसके बाद आगे वाले पे चलते हैं। ये आगे वाले को लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको भी आप कंप्लीट कर लें। यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पेज जो आपका शेष रहता है निष्कर्ष रूप में अपने को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद इसी के साथ आपकी ये डायरी है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी।